नमस्कार, खबर है 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। सोनीपत से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग आज। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में होगी बैठक में मूलचंद शर्मा सुनेंगे जन समस्याएं। जिला प्रशासन टीम मौके पर रहेगी मौजूद। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग आज। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग आज। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में होगी बैठक में मूलचंद शर्मा सुनेंगे जन समस्याएं। जिला प्रशासन की टीम मौके पर रहेगी मौजूद। सोनीपत से बड़ी खबर। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक आज। बैठक में मूलचंद शर्मा जन समस्याएं सुनेंगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में होगी बैठक। जिला प्रशासन की टीम भी बैठक में रहेगी मौजूद। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक आज। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में होगी बैठक में मूलचंद शर्मा सुनेंगे जन समस्याएं। जिला प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रहेगी। सोनीपत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक आज। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। इसी के साथ इस बैठक में मूलचंद शर्मा जन समस्याओं को सुनेंगे। जिला प्रशासन टीम मौके पर रहेगी मौजूद। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग आज। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में मूलचंद शर्मा सुनेंगे जन समस्याएं। जिला प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रहेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, आपका रुख करूंगी। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक होने वाली है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए ग्रीवेंस कमेटी का महत्व यही है कि जो मूलभूत समस्याएं होती है, जिन लोगों की समस्याएं होती है, जिनकी कहीं ना कहीं प्रशासन अनदेखी कर देता है, उसी का कहीं ना कहीं जो मंत्री है वो इसको मूलचंद शर्मा आज सुनने वाले हैं और लोगों का जो समाधान करने वाले हैं। वो लगातार जो है छोटी मोटी समस्याएं होती है वो तुरंत उनका समाधान होता है। जो बड़ी समस्याएं होती है उनका अगला समय दिया जाता है, फिर उस पर भी समाधान करने का प्रयास होता है सरकार की तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं जो है काफी बड़ी जो समस्याएं होती हैं उन पर फिर भी विचार जारी रहता है। जी हाँ बिल्कुल लाजपत, इस बैठक में कौन कौन शामिल होने वाला है? इस बैठक के बाद क्या कुछ सामने निकल करके आ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए मूलचंद शर्मा जो है इसमें रहने वाले हैं और लगातार जो है अधिकारी इसमें रहने वाले हैं। राजनीतिक जो लोग हैं इसमें कम रहने वाले हैं, लेकिन अधिकारियों की जो भी जिस समस्या से जो भी समस्याएं होती है, डीसी सोनीपत है, एसपी सोनीपत है, तो दोनों जो बड़े अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल रहेंगे और लगातार जो समस्याएं होती है लोगों की छोटी मोटी उन पर सुनने वाले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सोनीपत में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक होने वाली है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 371 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते पिछले 24 घंटे में एक शख्स की मौत हुई है और 652 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.74% पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 141 नए पॉजिटिव केस मिले, जबकि फरीदाबाद में 35 नए संक्रमित मिले। इसके अलावा हिसार में 18 और पंचकुला में 29 नए केस मिले हैं। वहीं रोहतक में 9 तो जींद में 7 केस मिले। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रदेश में एक्टिव केसों की, तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 2170 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,625 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है।
खबर जींद से है, जहां विधायक कृष्ण मिड्ढा के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग को लेकर और पत्रकार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, विधायक कृष्ण मिड्ढा पर पत्रकार को धक्का मारने और बेइज्जत करने का आरोप है। पत्रकार के समर्थन में किसान और कुछ सामाजिक संगठन के लोगों ने डीसी को महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही मांग की है कि हरियाणा सरकार को विधायक के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। आज बीजेपी के विधायक का चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ चुका है, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर मीडिया चौथा स्तंभ है। तो विधायक ने हमारे पत्रकार की बेइज्जती की और उसी को माफी मांगने के बजाय 2 करोड़ का लीगल नोटिस मानहानि का भेजने का काम किया है। तो उस संबंध में आज हमने डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजने का कार्य किया है कि इस पर कड़ा संज्ञान लिया जाए और उस पत्रकार के जो लीगल नोटिस भेजा है उसको निरस्त करने का काम चल रही थी। डॉक्टर अनुराधा सैनी की तो सभा के अंदर एक महिला ने, बुजुर्ग महिला कहूंगा, बुजुर्ग महिला ने इस बात पे ये कहा कि बेटी तुम आते रहना, क्योंकि विधायक इस तरफ कभी आया ही नहीं। जबकि हो सकता है मैं जब गया हूं तो महिला को नहीं मिला, वहां पर मैंने ट्यूबवेल भी पानी का लगवाया और भी लगवाया। खैर चलिए ये अलग विषय। तो उस महिला ने बात करते करते ये कहा कि कोई हमारे पैसे मार गए। लेकिन जो अनिल जी ने ये कहा, अनिल जी ने ये खबर चला दी कि विधायक ने पैसे खाए। और जब मैंने इस बात पे ये कहा कि इसका विरोध किया मैंने कि मैं इस बारे में लेके FIR लॉन्च कराऊंगा, तो उन्होंने अपनी उस बात को काट के उन्होंने और बात लेने का काम किया। लेकिन चुनाव का माहौल के अंदर ये बात हुई और उस चुनाव के माहौल के अंदर जो सामने वाली पार्टी थी उन सब ने मिलकर इस बात का बड़ा प्रचार किया कि विधायक ने नौकरी को लेकर पैसे खाए, नौकरी की। इससे मेरे और मेरे परिवार को बड़ा हताश होना पड़ा, जिस पर मेरे परिवार पे एक सिंबल, एक चुनाव चिन्ह लगा, जो प्रश्न चिन्ह लगा वो गलत लगा। और फिर मेरा बनता भी, अगर उन्होंने ऐसा गलत किया, एक मीडिया देखिए, आप किसी भी बात को डालें बड़ा सोच विचार कर उस बात को डालें ताकि आपकी वजह से किसी को नुकसान ना हो। खबर होडल से है, जहां गौ रक्षा दल के सदस्यों पर गौ तस्करों ने फायरिंग कर दी। दरअसल गौ रक्षा दल के सदस्यों ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि यूपी की तरफ से आए कंटेनर में गौवंशों को भरकर मेवात में गौ तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। जिसके बाद सूचना मिलते ही गौ रक्षा दल के सदस्यों ने पुलिस को साथ में लेकर कंटेनर का पीछा किया। वहीं पुलिस को देख करके गौ तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने कंटेनर को अपने कब्जे में लेकर 2 गौ तस्करों को पकड़ लिया। आपको बता दें, कंटेनर में करीब 26 गौवंश भरे हुए थे, जिन्हें होडल की गौशाला में छोड़ दिया गया। फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 84 में 72 घंटे से भी ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही। बिजली की समस्या के चलते सोसाइटी के लोगों ने हर जगह मदद की गुहार लगाई, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं होने के बाद थक हार कर सोसाइटी के लोगों ने देर रात डीसी आवास पर धरना दिया, जिसके बाद एडीसी ने लोगों की समस्या का समाधान करने का भरोसा जताया। हमारी दिक्कत यह है कि इन्हें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल गया है 100 के लोड पे, जो कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जा सकता है, ना कि रेसिडेंस के लिए। और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कैसे दिया गया, वो इलीगल तरीके से लिया गया है। क्या लिया गया, ना हमारे सोसाइटी में परमानेंट वाटर कनेक्शन है, ना परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। जब आज हम लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ गए तो उन्होंने बोला कि कल जाके 26 तारीख को उसने 33 के भी लिख दिया है, जिसको आने में कम से कम 5 से 6 महीने या 2 साल भी लग सकते हैं। 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है। पिछले 3 दिन से ना हम सो पा रहे हैं, ना कुछ खा पी पा रहे हैं। बच्चे सारे परेशान हैं, बहुत कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। कंप्लेंट की बट SHO भी कोई सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं वहाँ के। हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक सोल्यूशन नहीं होगा। बिल्डर फोन नहीं उठाता है, बिल्डर को फोन करते हैं, किसी का फोन नहीं उठाता है। कोई ना कोई बैकअप है लाइट का। हमें लाइट दिलवाओ तभी हम जाएंगे।
3 दिन से लाइट नहीं आ रही है। पिछले 3 दिन से ना हम सो पा रहे हैं, ना कुछ खा पी पा रहे हैं। बच्चे सारे परेशान हैं बहुत, कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। कंप्लेंट की बट SHO भी कोई सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं वहाँ के। हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक सोल्यूशन नहीं होगा। बिल्डर फोन नहीं उठाता है। बिल्डर को फोन करते हैं, किसी का फोन नहीं उठाता है। कोई बैकअप है लाइट का। हमें लाइट दिलवाओ तभी हम जाएंगे। मामला जैसे ही कल इन्होंने व्हाट्सएप किया था और उसके बाद आज इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है और हमने एक्शन DHVN को भी बोल दिया है और साथ में हम बिल्डर को भी बताया जो भी प्रक्रिया होगी उसके तहत हम इंश्योर करेंगे कि सिटीजन्स को परेशान ना हो। गरीबी को सपना दिखा के किराए पे अच्छे थे हम। 3 दिन से कुछ सोल्यूशन नहीं हो रहा। हम नहीं जाएंगे जब तक सोल्यूशन नहीं होगा हमारी प्रॉब्लम का। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? 3 दिन से लाइट सोसाइटी के लोगों ने प्रदर्शन किया है। बिजली की समस्या 72 घंटे से लोग झेल रहे हैं। लाइट नहीं आने की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा में शिक्षकों के कई कैटेगरी के हजारों पद खाली हैं। इन खाली पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को स्वीकृति भेजा। मुख्यमंत्री से स्वीकृति मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए सेवानिवृत्त टीचरों को भर्ती की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि हरियाणा के अलावा आसपास के प्रदेशों से भी शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अग्निवीर योजना को लेकर उन्होंने कहा कि युवाओं में इसको लेकर भारी उत्साह है। जो विरोध कर रहे हैं वो 70 साल, 50 साल, 40 साल के लोग हैं। 18 साल का कोई युवक इस योजना का विरोध नहीं कर रहा। जी के पास फाइल है और जल्दी उस पर साइन हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो हम टीचरों की भर्ती तो करने लग रहे हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो हमने इसलिए जो है बाहर से टीचर जो रिटायर हैं उनको इसलिए लिया कि जब तक हम नई टीचरों की भर्ती करते हैं तब तक बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई इंतजाम हो। कोर्ट ने 134 ए बनाया और कोर्ट ने जब उस पर संज्ञान लिया उसके बाद केंद्र सरकार ने RT लागू किया। तो अगर किसी को लग रहा है कि RT में एडमिशन करवाने का मतलब कोई प्राइवेटाइजेशन है तो मैं समझता हूँ गलत है। और प्राइवेट स्कूल इतने खुले हैं, प्राइवेट स्कूल में तो किसी को रोक नहीं सकते। अब जिसकी इच्छा होगी वो सरकारी में आएगा, जिसकी इच्छा होगी प्राइवेट में जाएगा। हमारा प्रयास है कि हम ज्यादा अच्छी से अच्छी शिक्षा दें ताकि लोग हमारे पास आए। पिछली बार हमने प्रयास किया तो 3.5 लाख स्टूडेंट हमारे बढ़े। आगे हमारा प्रयास रहेगा। हमारा प्रयास है, जब मैं शिक्षा मंत्री बना तब मैंने कहा था कि हमारा प्रयास ये रहेगा 50% बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में होने चाहिए, प्राइवेट में 50 ही रहने चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा है कि जिस दिन ये भर्ती की जो अप्लाई करने की प्रक्रिया बंद होगी उस दिन वो 3 लाख से ऊपर होंगे। लेने हमने केवल 3-3.5 हजार। तो लोगों में खूब उत्साह है। जो बच्चे उनमें बड़ा भारी उत्साह है, वो सोचते हैं कि बहुत अच्छी एक योजना है सरकार की। मतलब इतनी अच्छी योजना है कि भाई जिस टाइम में उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी थी, ग्रेजुएशन पूरी करते करते वो एक नया अनुभव ले लेगा, आर्मी ज्वाइन कर लेगा, उसका एक नया अनुभव उसके पास होगा, उसकी फिटनेस भी होगी, उसके पास उसका अनुशासन भी होगा और आर्मी का नाम भी होगा, उसके साथ फित्ता लगा होगा आर्मी का। और उसके बाद कोई रोकता है कि उसको कहीं लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ा, कुछ 1-2 घटना आई और उनको सारी को उसकी रिसर्च कर ली और उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। और आने वाले टाइम में भी अगर कोई इस प्रकार का करेगा तो निश्चित तौर से कार्रवाई करेंगे और इस पर भी सख्त कार्रवाई करेंगे। होटल राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गांव करमन में सोमवार को वार्ड पर टोल टैक्स के मामले को लेकर दर्जनों गांवों के मुखियाओं की बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता घड़ी पट्टी निवासी मनोहर लाल ने की। पंचायत में यूपी और हरियाणा के सैकड़ों किसान और युवाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि अगर गतपुरी टोल टैक्स के नियमों को यहां पर भी लागू नहीं किया गया तो वो आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं पंचायत के बाद गठित की गई कमेटी के सदस्य करमन टोल टैक्स पहुंचे और उन्होंने टोल प्रबंधक सन्नी पवार से मुलाकात करके अपनी समस्याएं बताई। बाद में कमेटी के सदस्यों ने प्रबंधक को मांग पत्र सौंपा, जिस पर प्रबंधक ने कहा कि आपकी जो समस्या है उसे अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे।
गुहेला चीका में टूटी सड़कों का मामला अब टूल पकड़ता जा रहा है। गुहेला चीका से जेजेपी के विधायक ईश्वर सिंह ने सड़कों के विकास के मामले में गुहेला चीका के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया। ईश्वर सिंह ने कहा कि गुहेला चीका की सड़कें जहां से शुरू होती हैं वहीं से सड़कें टूटनी शुरू हो जाती हैं, जिसको लेकर के उन्होंने कई बार विधानसभा में आवाज उठाई है और लिखित में प्रार्थना पत्र दिए और रिमाइंडर भी भेजे, परंतु समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने जेजेपी की किसी भी मीटिंग में जाने से साफ इनकार कर दिया है। जब तक गुहेला की सड़कों का समाधान नहीं होगा तब तक जेजेपी की किसी भी मीटिंग में भाग नहीं लिया जाएगा। सर चरखी दादरे में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उदयपुर हत्याकांड को लेकर के प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंदू संगठनों और दुकानदारों ने हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। वहीं हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष संदीप छपारिया ने कहा कि देश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। उदयपुर में हुई घटना बहुत ही निंदनीय है। आगे उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा की ओर से मुस्लिमों के ऊपर की गई टिप्पणी कोई गलत नहीं थी, उसको तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया गया। आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है सभी संगठनों के द्वारा, हिंदू संगठनों के द्वारा। और उदयपुर में जो घटना हुई है, कन्हैयालाल जो हिंदू है उसको निर्मम तरीके से जो मारा गया है, उसके विरोध में ये आक्रोश प्रदर्शन रैली निकाली जा रही है। झज्जर में रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने लघु सचिवालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही, जिस कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कर्मचारियों की मांग है कि कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उन्हें शीघ्र मुहैया कराई जाए। पेंशन में 65 साल की उम्र के बाद हर 5 साल में 5% बढ़ोतरी की जाए। विधवाओं को भी सुविधाएं प्रदान की जाए। इसके अलावा भी उनकी अनेक मांगे हैं। साथ ही उन्होंने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। नारनौद के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया। मेले में नारनौद शहर और आसपास के गांव के चिन्हित पात्र व्यक्तियों ने भाग लिया। इस दौरान सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए और अधिकारियों ने पात्र व्यक्तियों को विभिन्न स्कीमों के बारे में जानकारी दी। काफी लोगों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया है। आज मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेला के तीसरे चरण में दिनांक 4 और 5 जुलाई को नारनौद के नगर पालिका क्षेत्र तथा खंड के क्षेत्रों के चिन्हित परिवारों के लाभार्थियों को बुलाया गया और विभिन्न, जैसा कि आप देख सकते हैं, विभिन्न विभागों द्वारा जो जो सेवाएं उनको वे इच्छुक हैं या जिसके वो पात्र हैं उनको मुहैया करवाई जाएगी। नारनौल के गांव ढाणी भदौड़ा में कुछ दिन पहले शराब के ठेके में आग लगाने का मामला सामने आया था, जिसमें ठेके पर सेल्समैन की नौकरी करने वाले एक व्यक्ति की आग में झुलसकर मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद ठेकेदार रतिराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने इस घटना में ठेकेदार और पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह और अंकुश की अगजनी में शामिल होने की आशंका जताई। तो वहीं पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह ने कहा कि मेरे
पर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। इन आरोपों में कोई दम नहीं है, सारे निराधार हैं, सारे झूठे आरोप हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कहीं आग भी लगी थी क्या। ये सब किसी के दबाव में कह रहा है रतिराम या कैसे कह रहा है मुझे नहीं पता। मुझे तो इतना पता है कि जब उन्होंने मुझ पे आरोप लगाए हैं तो किसी न किसी दबाव पर गए होंगे, लेकिन बाकी उस आग से या इस आरोपों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इस पे पुलिस विभाग अपनी जांच करे, दूध का दूध और पानी का पानी करे। मुझे इन आरोपों से कोई दूर दूर तक मेरा वास्ता नहीं है। जिस प्रकार से मेरे साथियों ने मेरे ऊपर जिस प्रकार का आरोप लगाया वो निराधार झूठ है, क्योंकि मैंने आज से नहीं, मैं 77 से लेकर के आज तक इस बिजनेस में रहा हूँ, बल्कि ये बिजनेस मैंने 15-20 साल से इसके बीच में मैं नहीं आ रहा है, मेरा बेटा काम कर रहा है। अब की बार हमें वहाँ काम कम मिला तो इसलिए हमने नारनौल में शराब का व्यापार किया और L1, L13 और 5 जोन लिए थे, जिसमें हमारे एक कर्मचारी भी जल गया। वो कैसे जला? वो जला दिया गया, ठेके में आग लगा दी गई। किसने? ये तो 5 लड़के तो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, लेकिन हमें तो अंदेशा है कि ये आग अंकुश ने और राव बहादुर सिंह ने लगवाई है। कौन है ये दोनों? ये शराब के व्यापारी हैं, यहाँ के लोकल जो शुरू से यहाँ काम करते आ रहे हैं। तो ये नहीं चाहते कि बाहर का कोई व्यापारी यहाँ के व्यापार करे। पुलिस ने कहा भाई हम अपना काम कर रहे हैं। खबर 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।